लोड बढ़ जा रहा है किडनी पे, आंखों के आसपास सूजन या पूरे शरीर में आपको पैर पे पेट पे सूजन नज़र आ रही है, या इसके अलावा ब्लड यूरिन में आता नज़र आ रहा है, ये सारे लक्षण हो सकते हैं कि आपके बच्चे में किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों में क्या हाई बीपी देखा है आपने? डेफिनेटली बच्चों में हाई बीपी होता है, रक्तचाप होता है। डेफिनेटली अडल्ट के मुकाबले बहुत कम इंसिडेंस है, बहुत कम बच्चों में आप पाएंगे। बट आपको सीकेडी हो गया है तो क्या प्यास ज़्यादा लगती है या कम प्यास लगती है? देखिए, सीकेडी कुछ स्टेट तक नॉन ओलिगोरिक होता है, जब यूरिन आउटपुट नॉर्मल रहता है, कंप्लीट रीनल शटडाउन नहीं होता है। एक बार किडनी जब श्रिंक हो गई तो उसे नॉर्मलाइज करना असंभव। कब्ज वाले बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कोई बच्चा है जो अनलकी है और उसकी किडनी नहीं काम कर रही है, तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि ट्रांसप्लांट अल्टीमेट गोल है। इस डिजीज़ की तो एक फियर मॉन्गरिंग है ही, डायलिसिस की अलग से है। कुछ तो साइड इफेक्ट होते होंगे ना इसके डायलिसिस देखिए, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। कोई ऐसा हर्बल सिरप, कोई ऐसा चूर्ण पाउडर, कोई ऐसी सैशे दवाइयाँ ऐसी नहीं है जो किडनी फंक्शंस पूरी तरीके से नॉर्मलाइज कर दे अगर आपकी किडनी कम्प्लीटली डैमेज हो गई है तो। एक मेडिकल स्टडी बताती है कि बच्चों में किडनी डिजीज़ के करीब 60% केसेस शुरुआत में पहचान में नहीं आते क्योंकि लक्षण बहुत माइल्ड होते हैं, अक्सर नॉर्मल समझ लिए जाते हैं। घर में बच्चा ठीक दिखता है, खेल भी रहा है, कभी कभार जल्दी थक जाता है या बाहर आते वक्त बुखार हो जाता है या पेशाब की आदतें बदल जाती हैं, तो पेरेंट्स इसे मोबाइल, मौसम, खाना, स्कूल के स्ट्रेस से जोड़ देते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब डायग्नोसिस देर से होती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे और समझेंगे कि किडनी प्रॉब्लम के शुरुआती लक्षण क्या हैं बच्चों में और कब पीडियाट्रिशियन से मिलना ज़रूरी हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अतुल है। आज हमारे साथ हैं कैलाश हॉस्पिटल की पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा पांडे, जिनसे हम समझेंगे कि क्या बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्या बार बार बुखार का रिश्ता किडनी से हो सकता है, बेड वेटिंग आदत है या कोई बीमारी है, और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का नाम सुनते हुए हमें हमेशा डरना ज़रूरी है क्या। वेलकम मैम। सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि बच्चों की किडनी और एडल्ट की किडनी क्या अलग तरह से काम करती है क्या? देखिए, वन साइज फिट्स ऑल वाला रूल नहीं होता है। बच्चों की किडनी अडल्ट की किडनी से बहुत डिफरेंट होती है। बच्चों की किडनी साइज में छोटी होती है अडल्ट की किडनी के मुकाबले। दूसरी होती है शेप, जैसे बच्चों की किडनी लोब्यूलेटेड होती है। फंक्शंस में बच्चे पैदा जब होते हैं तो कुछ नेफ्रॉन्स लेके पैदा होते हैं जिसका अमाउंट फिक्स होता है। ये नेफ्रॉन्स शुरुआती तौर पे बहुत इमेच्योर होते हैं, यानी इनकी फंक्शनिंग कैपेसिटी इमेच्योर होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इसकी फंक्शनिंग मैच्योर होती है। तब लगभग 12 साल के बच्चे की किडनी की साइज़ अगर आप देखें तब वो अडल्ट किडनी साइज़ जितनी हो जाती है। तब तक ये किडनीज मैच्योरेशन इनका कंटिन्यूस होता है। दूसरी एक होती है कि किडनी की जो कैपेसिटी होती है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटी, वो अडल्ट में नॉर्मल होती है। बच्चों की किडनी में वो बहुत सब नॉर्मल या अडल्ट से कंपेयर करें तो कम होती है, इसलिए बच्चे की यूरिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहले तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एडल्ट की बीमारी मानी जाती थी, अब आप ओपीडी करती हैं, तो किन सिम्टम्स के साथ आपके पास बच्चे आते हैं? उनके पेरेंट्स किन सिम्टम्स को लेकर आते हैं कि डायग्नोज होता है कि उनको किडनी डिजीज़ है? देखिए, मिथ होता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ सिर्फ अडल्ट्स में होता है। बच्चों में भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पाया जाता है। इसका मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है उसे हम कैकुट, मेडिकली कैकुट कहते हैं, यानी जन्म से होने वाले पहले या जन्म पे पाए जाने वाली किडनी की प्रॉब्लम्स, जिसमें किडनी का आकार या जो उसकी संरचना, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है, ये सारी होती है। कई बार कैकुट होने के बावजूद सिम्टम्स नज़रअंदाज हो जाते हैं, या सिम्टम्स कई बार हल्के फुल्के होते हैं जो पेरेंट्स हल्के में ले लेते हैं कि चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार होगा। इन सिम्टम्स में इंक्लूड होता है जैसे बच्चा जल्दी थक जा रहा है, स्कूल की पढ़ाई में अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, अटेंशन स्पैन कम हो जा रहा है, बच्चों में भूख कम लग रही है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है बाकी बच्चों के मुकाबले, या बच्चों की ग्रोथ, हाइट में, ग्रोथ में, ये सब में एक स्लोइंग हो जा रही है, बच्चा नॉर्मल ग्रोथ नहीं अचीव कर पा रहा है। ये सारे लक्षण हो सकते हैं कि आपके बच्चे को सीकेडी हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका बच्चा यूरिन कम पास कर रहा है
या कई बारी बहुत ज़्यादा पास कर रहा है, या रात में बार बार जा बेड रहा है। वेटिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है जो दिन में भी परसिस्ट कर रही है, या अगर आपके बच्चों के आँखों के आसपास सूजन या पूरे शरीर में आपको पैर पे पेट पे सूजन नज़र आ रही है, या इसके अलावा ब्लड यूरिन में आता नज़र आ रहा है, ये सारे लक्षण हो सकते हैं कि आपके बच्चे में किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये तो आप सिम्टम बता रही हैं एडवांस के हैं ना, कि सूजन का मतलब ये हुआ कि पानी जो है वो रुकने लग गया। अगर आप शुरुआती इसमें करें तो ये सिम्टम्स हैं बहुत डिफाइन नहीं होते हैं, हल्के सिम्टम्स होते हैं जो नॉर्मली पेरेंट्स मिस कर जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जल्दी थकान होना, स्कूल में परफॉर्मेंस नहीं हो पाना, ग्रोथ स्लो हो जाना, ये सारी तो कई बारी पेरेंट्स ये सिम्टम्स नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलो ठीक है, बच्चा तो ठीक दिख रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी हो गया होगा, बट कई बारी ये अंडरलाइंग CKD के सिम्टम्स हो सकते हैं जो तब आने की उभर के कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बार बार बुखार आना और बुखार से किडनी खराब हो जाना, ये पॉसिबल है क्या बच्चों में? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। बार बार बुखार अगर आपके बच्चे में आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किडनी इन्फेक्शन या जिसे हम संक्रमण कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सिंपल होता है, मतलब ब्लैडर या मूत्राशय जिसको हम कहते हैं, ब्लैडर तक सीमित होता है, इसे हम सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। कई बार ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है, ये ऊपर किडनी तक पहुंच जाता है, तब ये पाइलोनेफ्राइटिस जिसे हम मेडिकली कहते हैं, ये उसके लक्षण हो सकते हैं, बार बार बुखार आना। कई बार यूरिन का जो नॉर्मल रास्ता है किडनी से होते हुए, यूरेटर से होते हुए ब्लैडर तक आना, ये रास्ता उलट जाता है, ब्लैडर से किडनी की तरफ यूरिन पास होने लग जाता है, इसे हम मेडिकली रिफ्लक्स कहते हैं। इन सारी बीमारियों का सिम्टम हो सकता है बच्चे में बार बार बुखार आना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ बुखार से किडनी खराब हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हुई है, अचानक से इंजरी हुई है किडनी में, बुखार की वजह से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, वाइटल्स थोड़े से अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है बॉडी में। इसके अलावा अगर कहीं इन्फेक्शन है तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रूप में भी आ सकता है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो चांसेस होते हैं कि किडनी में स्कारिंग, ठीक है, इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर किडनी स्कार हो रही है बार बार तो किडनी जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो कम हो जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब अगर हम निकालें, अगर आपके बच्चे में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से बुखार आ रहा है, या बुखार की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, तो जी हाँ, किडनी डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो इस UTI को और इसको थोड़ा अलग समझें अगर हम, कि जिसे जन्म से किडनी ख़राब नहीं है बच्चे को और UTI नहीं है उसको, और क्या कारण देखती हैं आप किडनी ख़राब होने की? जैसे एडल्ट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न ये हाई BP और शुगर इसकी रीज़न है डैमेज होने की, और क्या बच्चों में कारण मिलते हैं आपको? देखिए, बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज किडनी खराब होने की जो हम बात कर रहे हैं वो कैकुट होता है, ठीक है, जिसके चलते लंबे तरीके से कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी अगर आप देखें तो इन्फेक्शंस बच्चों में, या अगर आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम कह लें, या कई बीमारियां ऐसी भी होती है जो जेनेटिक कॉज होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम समझा दीजिए क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसमें किडनी के काम करने की जो फिल्टरिंग यूनिट होती है, नेफ्रॉन, ठीक है, सारा ब्लड आता है नेफ्रॉन से फिल्टर होके चला, जो कचरे वाली चीज़ें वो यूरिन के रास्ते बाहर आ जाती हैं, जो नॉर्मल चीज़ें बचानी है बॉडी को, वो बॉडी वापस से सर्कुलेशन में ब्लड में भेज देती है। कुछ कारण की वजह से, ठीक है, कुछ कारण की वजह से ये फिल्टरिंग यूनिट जिसको हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं, इसके जो पोर साइज या जो छिद्र के साइज होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे एबनॉर्मली प्रोटीन जो शरीर में बचा हुआ रहना चाहिए वो प्रोटीन इन पोर से बाहर निकल के लीक होने लग जाता है यूरिन में। प्रोटीन का काम बेसिकली ये होता है शरीर में पानी रोक के रखना। जब ये सारा प्रोटीन शरीर से बाहर निकल जाता है यूरिन के रास्ते, तो आपको बच्चे में सूजन नज़र आती है। सबसे पहली सूजन, बच्चा सोकर उठ रहा है, आंखों के आसपास सूजन नज़र आ रही है, ये हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण हो। लेकिन प्रोटीन लीक होना किडनी खराब होना नहीं है। देखिए, प्रोटीन लीक होना किडनी खराब होना डेफिनेटली नहीं है। हर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे की किडनी खराब नहीं होती है, ठीक है, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत ही ट्रीटेबल कॉज होता है, ठीक है। कई बारी तो बच्चे से आउटग्रो कर जाते हैं। मसलन अगर मैं समझाऊं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, तो सिर्फ प्रोटीन का बाहर आना किडनी खराब होने का लक्षण नहीं है। क्या ऐसा कोई पेशेंट आया है आपके पास जिसकी कोई लक्षण ना हो, या कि कारण ना पता लगा, उसको डायबिटीज़ ना हो,
बीपी ना हो, फैमिली हिस्ट्री में किसी को किडनी डिजीज़ ना हो, फिर भी उसको सीकेडी हो गया हो, ऐसा जी कुछ? हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास, ठीक है। वो कई बारी मुझे याद है एक 6 साल का बच्चा आया था जिसे रिकरेंट बोन फ्रैक्चर्स हो रहे थे। चलते चलते साइकिल से गिर गया, बोन फ्रैक्चर हो गया। या पैर की एक तरफ का पैर मदर को थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आ रहा था, ठीक है। फिर ठीक हुआ, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, सब कुछ ठीक हो गया, फ्रैक्चर्स जुड़ गए, फिर से फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। ये बच्चा जब मेरे पास आया तब हमें पता चला कि इसकी क्रिएटिनिन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, ये ऑलरेडी सीकेडी स्टेज 3 स्टेज 4 में आ गया है कि अब अगर हम एक्ट ना करें तो हो सकता है ये स्टेज 5 तक पहुंच के फिर हमें इसे डायलिसिस की नौबत आ जाए। तो डेफिनेटली ऐसे बच्चे बहुत आते हैं जो वेग सिम्टम्स शो करते हैं, ठीक है, जिनका आपको लगता है कि किडनी से कोई रिलेशन नहीं है, बट जी हाँ एक रिलेशन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसे डायग्नोस और ट्रीट करना। अच्छा, तो थकान, पेशाब में झाग आना, मतलब जैसे प्रोटीन में तो झाग आता ही है, भूख ना लगना या बेड वेटिंग करना, और मतलब यूरिन का जो पैटर्न है वो अजीब दिखना, ये कुछ कॉमन सिम्टम हैं इसके। कॉमन सिम्टम्स हैं बोन पेन, बच्चे की ग्रोथ ना होना, बच्चे को भूख ना लगना, खाना ना खाना। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा शुरुआती में अच्छे से खा रहा था, या सिबलिंग से आप कंपेयर कर सकते हैं। हम यूजुअली पेरेंट्स से कहते हैं कि आप अपने सिबलिंग से कंपेयर कर लो। अगर आपका नॉर्मल सिबलिंग उस एज में जितना खाता था, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कम खा रहा है, तो जी हाँ डेफिनेटली ये सिम्टम है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, ना खाना खाना, हाइट ना बढ़ना। कई बारी पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि मैडम स्कूल में तो और बच्चे बहुत लंबे लंबे हो गए हैं, 7वीं क्लास के 8वीं क्लास के लंबे हैं, ये उतना लंबा नहीं है, ये बहुत छोटा रह गया है। जब सारी चीज़ें टेस्ट करो तो पता चलता है कि ऑलरेडी बच्चे को सीकेडी है। अच्छा, कई सुनने वालों देखने वालों को ये लगेगा कि किडनी से हाइट का संबंध क्या है, और आप कह रही हैं बार बार बोन फ्रैक्चर हो रहा था, तो ये माना जा सकता है कि विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी होगी बॉडी में। तो किडनी से कैसे रिलेट करता है ये? देखिए, किडनी का काम सिर्फ कचरा निकालना बाहर नहीं होता है, ठीक है। हमें लगता है कि सिर्फ पेशाब प्रोड्यूस कर रहा है तो किडनी नॉर्मल है, ये नहीं होता है। किडनी के बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि विटामिन D जो हमारे बॉडी में घूम रहा होता है वो सक्रिय नहीं होता है या इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब वो किडनी के पास जाता है, किडनी उसे एक्टिवेट करती है, ठीक है, तब जाके वो एक्टिवेटेड किडनी जो विटामिन D है वो शरीर के बाकी हिस्सों पे काम करता है। किडनी का डायरेक्ट रिलेशन होता है बोन ग्रोथ से, ठीक है। किडनी कैल्शियम अब्जॉर्ब करती है, किडनी विटामिन D बनाती है जिससे कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है। बोन मिनरलाइजेशन मतलब हड्डियाँ मजबूत होती हैं, इसलिए अगर किसी बच्चे की किडनी ख़राब है तो उसे बोन प्रॉब्लम्स होती है या उसके बोन्स वीक होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। इसके अलावा भी दूसरी काम किडनी बहुत करती है, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन जिस रेड ब्लड सेल में घूम रहा है, किडनी एक हार्मोन निकालती है एरिथ्रोपोइटिन जिसको हम कहते हैं। एरिथ्रोपोइटिन से आपके RBCs या रेड ब्लड सेल्स बनते हैं जिसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन जाता है जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर किडनी वाले जिन बच्चों में किडनी फेल होती है उनमें कई बार हीमोग्लोबिन कम होते हैं, जिससे सांस फूलने की समस्या भी आती है। एग्जैक्टली, इसलिए मैं कह रही हूँ अर्ली थकावट, अगर आपका बच्चा अर्ली फटीग शो कर रहा है, थोड़ा सा चलने पे उसकी सांस फूल रही है, या अगर आपको वो थोड़ा सा सफ़ेद लग रहा है, तो ये सारे लक्षण भी हो सकते हैं कि उसकी किडनी ठीक नहीं काम कर रही है। और भूख लगना कैसे लिंक है, क्योंकि अब किसी बच्चे को भूख नहीं लग रही है तो पेरेंट्स जो है लिवर टॉनिक देना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये भी एक मिथ है कि हर चीज़ पेट से GI ट्रैक्ट से रिलेटेड होती है, ऐसा नहीं होता है। जब शरीर में किडनी काम नहीं कर रही है, कुछ टॉक्सिन्स जमा होने लग जाते हैं, ठीक है। आप ये बॉडी में ये नहीं कर सकते कि लिवर अलग काम कर रहा है, किडनी अलग काम कर रही है। दिस इज़ अ मिलियो स्टेटस। अगर एक अंग काम नहीं कर रहा है तो दूसरा डेफिनेटली कहीं ना कहीं हैम्पर होगा, ओके। तो अगर जैसे टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं शरीर में जो किडनी निकाल नहीं पा रही है, ये टॉक्सिन्स बाकी सारे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो यूरिया होता है, यूरिया किडनी बाहर निकालती है फिल्टर आउट करके, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। यस, जब यूरिया शरीर में जमा होने लग जाता है जिसे हम यूरेमिया कहते हैं, इसकी वजह से भूख नहीं लगती है, बच्चे बार बार वॉमिट करने लग जाते हैं। तो नॉर्मल पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो ये तो लिवर की प्रॉब्लम है या पेट की प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो टॉनिक देने लग जाते हैं। जब आप टेस्ट करेंगे तो इनमें यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, जिससे हमें बैलेंस आउट करना पड़ेगा।
तो किडनी एक तरह से साइलेंट किलर भी कही जाती है डिजीज़, क्योंकि सिम्टम्स बहुत लेट देती है। स्टेज 4 पे, स्टेज 3 पे इस पे सिम्टम आ रहे हैं। एक आम पेरेंट्स क्या करें अगर उनको बहुत कुछ ऐसे लक्षण मिल रहे हैं, भूख ना लगना या कुछ उनकी आदतों में बदलाव दिखना, तो वो कैसे जो है अवेयर रहें? क्या कौन सी जांच कराएं जिससे वो इसको स्टेज 1 पे या कि प्राइमरी स्टेज पे ही इसको जो है डायग्नोस कर सकें और ट्रीटमेंट करा सकें? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उसके लिए एक मेडिकल एडवाइस सीख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे कंट्री में क्या होता है, कई बारी हम होम रेमेडीज़ चालू कर देते हैं कि भूख नहीं लग रहा है तो ये कर लेते हैं, हाइट नहीं बढ़ रही है तो ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप करें, बट डेफिनेटली एक मेडिकल एडवाइस लें, ठीक है। अगर आप अपने पीडियाट्रिशियन को दिखा रहे हैं या पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट जहाँ आपकी सर्विसेज अवेलेबल हैं उनको आप दिखा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या टेस्ट, एक डॉक्टर आपको सही टेस्ट सही मायने में आपको एक गाइडेंस देगा कि ये टेस्ट करना है, ये उपचार अवेलेबल है, ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए पेरेंट्स का अलर्ट रहना, अटेंटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि जो पैकेज के टेस्ट आते हैं आप खुद करा के खुद ही जो है डायग्नोस एग्जैक्टली अगर देखिए जो मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। पैकेज के जो टेस्ट के जो रेफरेंस वैल्यूज़ देते हैं वो हर लैब, ऑलमोस्ट इंडिया के हर लैब, दे गिव यू एन अडल्ट वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू। आप देख रहे हो उसको रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो, आपको लगेगा चलो सब कुछ ठीक है, ठीक है, वो प्रॉब्लम मत फेस करिए, ठीक है। मीट अ डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाइए। इसमें कोई वो बात नहीं है कि अगर आपके बच्चे में कोई किडनी की प्रॉब्लम है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और किन आपका पेरेंट्स को जाना ज़रूरी है। किन पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, जैसे कि आपकी फैमिली की हिस्ट्री अगर डायबिटीज़ की है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और कौन कौन से ऐसे इसको क्लासिफाई करें आप कि ये लोग और ज़्यादा अवेयर रहें अपने बच्चों को? देखिए, अगर आपके फैमिली में कोई किडनी इलनेस है, ठीक है, अडल्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी से किडनी फेलियर जो होती है, जो या किडनी की जो प्रॉब्लम्स होती है वो लेट आती हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों की बात करें तो जो डिजीज़ के जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत अलग है, आप अडल्ट से कंपेयर नहीं कर पाएंगे उससे। इसलिए अगर आपके फैमिली में किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें किडनी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है, ठीक है, ऐसे कई सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत अलर्ट रहें, अटेंटिव रहें और अपने बच्चे को स्क्रीन कराएं, ठीक है। इसके अलावा अगर एंटीनेटल, जो गर्भावस्था में माएँ अपना अल्ट्रासाउंड कराती हैं, अगर उसमें कहीं पर भी आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि किडनी की कहीं प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली इन पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। इन पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करना पड़ेगा। हमारे खुद के हॉस्पिटल में वी हैव अ डेफिनेट सेटअप, ओके, फीटल मेडिसिन, जहाँ से वो पेशेंट्स हमारे पास रेफ़र करते हैं कि ये स्कैन में, ये अल्ट्रासाउंड में हमारे पास ये रिपोर्ट आ रही है, अब इसके आगे हमें क्या करना चाहिए। तो ये 1-to-1 बेसिस पे हम पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम होने की संभावना है, जिसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस ये अवेलेबल हैं। और बच्चों में क्या हाई बीपी देखा है आपने? डेफिनेटली बच्चों में हाई बीपी होता है, रक्तचाप होता है। डेफिनेटली अडल्ट के मुकाबले बहुत कम इंसिडेंस है, बहुत कम बच्चों में आप पाएंगे, बट होता है और इसका कॉज होता है, ठीक है। जैसे आप अडल्ट में देखेंगे तो अरे बीपी की बीमारी तो हर किसी को है, क्योंकि एक अडल्ट के एक एजिंग के साथ में हाई ब्लड प्रेशर होना इज़ पॉसिबल, बट बच्चों में वैसा नहीं है। अगर हाई बीपी है तो वो किसी कारण की वजह से होता है, किसी कॉज की वजह से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो कारण को आइडेंटिफाई करना। कई बारी वो कारण किडनी से रिलेटेड होता है, कि किडनी की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से या किडनी की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से हाई ब्लड प्रेशर है। कई बारी वो एंडोक्राइनल, थायराइड वगैरह प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, बट अगर वो कॉज है तो उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अच्छा, पानी पीने का पैटर्न क्या होता है? जैसे यूरिन जाने का पैटर्न तो बताया आपने, क्या जब किडनी आपको सीकेडी हो गया है तो क्या प्यास ज़्यादा लगती है या कम प्यास लगती है? देखिए, सीकेडी कुछ स्टेट तक नॉन ओलिगोरिक होता है, जब यूरिन आउटपुट नॉर्मल रहता है, ठीक है, कंप्लीट रीनल शटडाउन नहीं होता है। तब अगर नॉर्मल यूरिन आउटपुट है आपके बच्चे में, तब आप उसे और बच्चों से के मुकाबले थोड़ा कम
या उतना पानी पिला सकते हैं। जब कंप्लीट रीनल शटडाउन हो गया है, ठीक है, जब किडनी बिल्कुल भी यूरिन आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर रही है, तब तो डेफिनेटली हमें यूरिन वाटर इनटेक की मात्रा बहुत कम करनी पड़ती होगी। हर डॉक्टर एक वेट और हाइट और उसके हिसाब से आपको बताएगा कि इतना ही रेकमेंडेड पानी पिलाना है आपको 24 घंटे में। मतलब कितनी किडनी फंक्शन कर रही है उस हिसाब से। यस, डेफिनेटली, बिकॉज किडनी का काम है वाटर मेंटेनेंस करना, बॉडी में वाटर की बैलेंस बना के रखना। अगर किडनी फेल है तो डेफिनेटली वो बैलेंस भी हिल जाता है। अच्छा, मान लीजिए किसी बच्चे का सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा हुआ आता है, उसके तो क्या ये मान लिया जाए कि उसकी किडनी खराब हो चुकी है? देखिए, अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन खराब है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके बच्चे की किडनी काम नहीं कर रही है। कई बारी कई कॉजेज़ की वजह से, जैसे कोई इन्फेक्शन है या कोई बच्चा बीमार है या कई बारी कुछ दवाइयों की यूज़ की वजह से ये सीरम क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ जाता है, ठीक है। ये अस्थायी रूप से, मतलब टेम्पररी रूप से बढ़ जाता है कुछ कारण की वजह से। अगर ये कॉजेज़ रिवर्सिबल हैं और अगर हम इसे ट्रीट कर लें, हम पहचान लें और अगर इसे ट्रीट कर लें तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये लंबे तरीके से हो रहा है कि आप बार बार टेस्ट करा रहे हैं और बार बार सीरम क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ ही आ रहा है, तब हो सकता है कि सीकेडी की प्रॉब्लम की वजह से ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर यूरिया बढ़ गया है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, किडनी फेल हो गई है। तो आप वो बता रहे हैं कि एक्यूट इंजरी हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से। समथिंग कॉल्ड एज एक्यूट किडनी इंजरी। तो इन दोनों को जरा समझा दीजिए कि क्रॉनिक और एक्यूट कैसे कैसे अलग है। देखिए, एक्यूट किडनी इंजरी मतलब आपकी किडनी अब तक ठीक थी, कुछ कॉज की वजह से इंजरी हो गई है, ठीक है। जैसे आपको चोट लग गई है, किडनी को चोट लग गई है, ठीक है, आपने उसकी मरहम पट्टी करवाई, दवा करवाई, वो रिवर्स हो गई, वो ठीक हो गई। क्रॉनिक किडनी का डिजीज़ में किडनी की काम करने की क्षमता जो है, जो फंक्शनिंग है, वो खराब हो गई है या वो हुई ही नहीं है, धीरे धीरे हुई है, धीरे धीरे हुई है, या कई बच्चों में जो पैदाइशी है वो फंक्शनिंग आई ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम लंबे तरीके से है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हम डायग्नोस ही तब करते हैं जब ये सारी प्रॉब्लम्स 3 महीने से ज़्यादा एक बच्चे में देखी जा रही है। ओके, एक्यूट किडनी इंजरी ऐसा नहीं होता है। इंजरी हुई, हो सकता है हम उसे ठीक कर दें और फिर वो नॉर्मलाइज हो सकती है। तो जैसे कोई पेशेंट आया, उसका क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ है और इन्फेक्शन कॉज नहीं है, तो फिर कैसे उसका अगला प्रोसीजर क्या होता है डायग्नोसिस का, अल्ट्रासाउंड वगैरह? देखिए, हम बाकी सारी चीज़ों को भी लेते हैं, जैसे कि बच्चे की हाइट क्या है, ग्रोथ क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, यूरिन आउटपुट क्या है, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री पे पूछते हैं। कोई और सिम्टम्स तो नहीं है, घर में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, रिसेंटली कोई दवाई तो नहीं ली है, रिसेंटली कहीं कोई इंजरी तो नहीं हुई है, जैसे कोई यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, हमें हिस्ट्री पे लग रहा है कि ये बच्चा सीकेडी की तरफ जा रहा है, तब हम बाकी सारे टेस्ट कराएंगे, यूरिन के पैरामीटर्स कराएंगे, हम ब्लड के पैरामीटर्स कराएंगे। सिर्फ यूरिया क्रिएटिनिन नहीं देखा जाता है, और भी चीज़ें होती है जो हमें बैलेंस बना के रखनी पड़ती है। कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे टेस्ट हम कराएंगे। अल्ट्रासाउंड कराएंगे कि किडनी की साइजेस क्या है, बच्चे के एज के अनुसार क्या उसकी साइज़ में विकास हुआ है, नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, तो साइज़ उसका जो है कम क्यों हो जाता है, सिकुड़ क्यों जाती है किडनी अगर सीकेडी है तो? देखिए, लंबे तरीके से अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो हाइपोट्रोफी मतलब उसका सिकुड़ना होता है, ठीक है। कई बारी जब मैं जैसे बता रही थी कि कई बारी किडनी स्कारिंग होने लग जाती है, ठीक है। तो कई बारी रिफ्लक्स जब हम देखते हैं तो उसमें किडनी स्कारिंग होती है, बार बार स्कारिंग होने की वजह से। मतलब चोट लग के जो रिपेयर अगर होती है, आपको स्किन पे कोई जख्म लगता है, कोई कट लगता है, वो हील होता है तो एक स्कार बन जाता है। सिमिलरली किडनी में भी अगर कोई जख्म होता है, जब वो हील होता है, बॉडी कई तरीके से कोशिश करती है कि अपने आप से हील कर ले। जब वो हील होता है तो वो एक स्कार रह जाता है, जख्म, ठीक है। जितनी बार किडनी जख्म होती है ये या किडनी स्कारिंग होती है, उतनी फंक्शनिंग लॉस होने लग जाती है। अच्छा, वो रिपेयर नहीं होता है स्कारिंग? किडनी डैमेज इज वन थिंग विच इज इरिवर्सिबल, ठीक है। नहीं, जैसे लंग्स में अगर फाइब्रोसिस है, स्कारिंग है, तो कई बार वो रिवर्स हो सकता है, लिवर में है। देखिए, किडनी स्कारिंग है, अगर आपकी नॉर्मल किडनी सिकुड़ गई है स्कार होते होते या इन्फेक्शन बार बार होते होते, या किडनी में वो पोटेंशियली नहीं है कि वो ग्रो कर पाए, तो वो किडनी ऑटोमेटिकली सिकुड़ने लग जाती है, जैसे आप कह रहे हैं, या हम उसको कहते हैं वो श्रंकन हो जाती है, ठीक है। एक बार किडनी जब श्रिंक हो गई तो उसे
नॉर्मलाइज करना असंभव है। ठीक है, वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है, उसको हम कुछ भी करके रिवर्स नहीं कर पाते। बच्चे जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसका कंजम्पशन बहुत है उनका, क्या इससे किडनी पे असर पड़ता है? डेफिनेटली जंक फूड इज़ अ स्लो किलर, दिस इज़ व्हाट आई टेल। ठीक है, जंक फूड बहुत ज़्यादा पैक्ड होता है सॉल्ट से और फॉस्फोरस से। ठीक है, जिसको किडनी को फिल्टर आउट करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, लोड बढ़ जा रहा है किडनी पे। ठीक है, जंक फूड को प्रोसेस करने के लिए जो किडनी को फिल्ट्रेशन एक होती है, जो नेफ्रॉन्स जो मैंने बताया, जो फिल्टरिंग कैपेसिटी होती है, उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिवली काम करना पड़ता है। अगर आप किसी मशीन को ही ले लो, अगर आप एक मशीन को ओवर काम कराओगे, वो कहीं ना कहीं तो गिव वे करेगी। ओके, वो कहीं ना कहीं तो ख़राब होगी। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स कि जितना ज़्यादा हम सॉल्ट इनटेक दे रहे हैं आजकल के बच्चों में, जंक फूड के रास्ते, जो हम पैकेज फूड के रास्ते हैं, जो हम कैफिनेटेड ड्रिंक्स दे रहे हैं, ये सारा लोडेड विथ सॉल्ट है। उतना ज़्यादा आपकी किडनी को फिल्टर आउट करना पड़ रहा है, उतनी मेहनत करनी पड़ रही है। जिस चीज़ को आप ओवर टाइम काम कराओगे, वो कभी ना कभी गिव वे करेगा ही। ये किडनी कभी ना कभी जवाब देगी। ठीक और है, ये बच्चों में जो मोटापा है, ये भी कारण देखा है आपने? डेफिनेटली ओबेसिटी इज़, हमारे बच्चों में ओबेसिटी बहुत कॉमनली देखी जा रही है आजकल। इंडिया में ओबेसिटी इज़ अनदर डिजीज़ दैट इज़ कमिंग एज एपिडेमिक। ओके, तो ओबेसिटी की वजह भी यही होता है, जंक फूड, हाई सॉल्ट इनटेक, लिंक है सब। प्रिजर्व्ड फूड्स। इन बच्चों में क्या होता है कि जंक फूड की वजह से एक तो फिल्ट्रेशन लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, दूसरा है ओबीज बच्चों में ये पाया गया है कि उनमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। ये बच्चों का जो मोशन पासिंग हैबिट होता है, वो नॉर्मल पैटर्न से अब नॉर्मल हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी पेट की अतड़ियाँ और किडनी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ओके, जिसको हम बावल ब्लैडर फंक्शनिंग कहते हैं। कब्ज वाले बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे यूरिन इन्फेक्शन संक्रमण के बहुत ज़्यादा रिस्क पे हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर से किडनी को इंजरी होने लग जाती है। तो ओबेसिटी, जंक फूड, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, डेफिनेटली ये सारे किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, अब आपने ये बताया कि किडनी जो है वो रिवर्स नहीं हो सकती है एक बार अगर ख़राब हो गई है तो फिर क्या ट्रीटमेंट होता है इसका? वही जो इसका पैटर्न है, हम सुनते हैं कि डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट, इसके अलावा भी कोई ट्रीटमेंट है क्या? देखिए, ट्रांसप्लांट इज़ द अल्टीमेट गोल। अगर कोई बच्चा है जो अनलकी है और उसकी किडनी नहीं काम कर रही है, तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि ट्रांसप्लांट अल्टीमेट गोल है। ट्रांसप्लांट से घबराइए नहीं। ठीक है, ये आपके बच्चे को फिर से जीवन दान दे सकता है। ठीक है, हमने देखा है कि कई बच्चे बढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल में नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो और बच्चे कर पा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इतने रेस्ट्रिक्शंस डॉक्टर्स उन पे लगा दे रहे हैं। एक बार ट्रांसप्लांट होने के बाद ये सारी चीज़ें थोड़ी सी रिवर्स हो जाती है, बच्चा बढ़ पाएगा, नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। ठीक है, ट्रांसप्लांट इज़ द अल्टीमेट गोल। अब ट्रांसप्लांट अगर आप मेरे को मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊँ तो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है लाइफ, जहाँ पे फैमिली का कोई एक रिलेटिव डोनेट कर रहा है। एक होता है डिसीज़ डोनर। ओके, जिसमें कि किसी की मृत्यु हो गई है, उसने अपना नाम डोनर लिस्ट पे डाला है और तब रेसिपिएंट को वो किडनी मिलेगी। इसमें बहुत समय बीत जाता है, बच्चों की पूरी उम्र निकल जाती है डिसीज़ डोनर ट्रांसप्लांट में उनका नंबर आते आते। तो लाइफ डोनेशन के लिए हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि अगर आपके अब घर में कोई भी है जो डोनेट करने के लिए मोटिवेटेड हो, प्लीज़ आइए, हम आपको हेल्प करेंगे। ट्रांसप्लांट इज़ दी अल्टीमेट गोल। अगर आपने देखा नहीं है ट्रांसप्लांट हुए बच्चों को, दे लिव नॉर्मल लाइफ, दे आर डूइंग मार्वलस थिंग्स। जो एक नॉर्मल बच्चा कर रहा है वो उससे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कैसे ट्रांसप्लांट होगा मैम कि एडल्ट की किडनी साइज तो 10 से 11 सेंटीमीटर की होती है, और बच्चों की तो मैं समझ गई, वो एक साइज डिस्क्रिपेंसी होती है। ठीक है, बट मेडिकल टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड वाइड एंड इन इंडिया इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि छोटे से छोटे बच्चे में भी आजकल ट्रांसप्लांट, 10 किलो के बच्चे में भी ट्रांसप्लांट आजकल पॉसिबल हो पा रहा है। हाँ जी, बेसिकली एक जगह बनाई जाती है जहाँ पे जो नसें होती है उसको अनास्टेमोसिस करते हैं और ट्रांसप्लांट किडनी वहाँ रखी जाती है। अच्छा, हाँ। और तो अगर सीकेडी डायग्नोज हो गया है और ट्रांसप्लांट की तरफ कोई प्लान भी कर रहा है,
लेकिन इस बीच में कोई ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी को, बुखार आ रहा है या कुछ और इन्फेक्शन से, तो बीच में डायलिसिस की ज़रूरत तो पड़ती है। डेफिनेटली। देखिए कई बारी बीच में नहीं, कई बारी पड़ती है। कई बच्चे, हम हमेशा पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आपका अल्टीमेट गोल है रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट। आपको वहाँ तक ले जाने तक के लिए जो रास्ता है वो है डायलिसिस। ठीक है, आप डायलिसिस को अल्टीमेट गोल नहीं रख सकते। डायलिसिस कई बारी बच्चों को लगता है, ठीक है, कई बारी बच्चे रेगुलर मतलब मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पे भी रहते हैं जब तक कि ट्रांसप्लांट का वर्कअप हो रहा है या फिर डिजीज डोनर के लिए वो नंबर लग रहा है, तब तक कई बारी बच्चे डायलिसिस पे भी रहते हैं। डायलिसिस कोई बहुत घबराने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, उसके तो बहुत लोग घबराते हैं कि एक बार डायलिसिस शुरू हो गई तो वो बंद नहीं होगी। एग्जैक्टली। और थोड़ा इसको समझा दीजिए डायलिसिस काम क्या करता है ताकि लोग इससे डरे ना। देखिए बेसिकली जो नॉर्मल किडनी आपकी फंक्शन करती है, कचरा बाहर निकालना, बॉडी में एक बैलेंस बनाना, वही काम हम बाहर के ज़रिए कराते हैं डायलिसिस मशीन के थ्रू। इससे पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं घबराना है। वो इसलिए क्योंकि बच्चों में डायलिसिस संभव है। आपने हमेशा देखा है डायलिसिस सेंटर्स में सिर्फ अडल्ट सोए हैं, वहाँ पे कोई बच्चा नहीं दिखता। अगर हम कह भी देते हैं आपके बच्चे को डायलिसिस की संभावना है या लग रही है, पेरेंट्स डर जाते हैं। ठीक है, आप प्लीज़ 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 मत घबराइए, डायलिसिस पॉसिबल है। बहुत ही जो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं ये हर चीज़ को एक आकलन में रख के आपके बच्चे को डायलिसिस एडवाइस करेंगे। आपके बच्चे की बीमारी क्या है, किडनी क्यों फेल हुई है, किडनी अब कितनी % काम कर रही है, कितनी रेसिडुअल फंक्शन है, आपके बच्चे की उम्र क्या है, वेट क्या है, बॉडी सरफेस एरिया क्या है, क्या लैब के पैरामीटर्स हैं, मतलब ब्लड रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है, क्या शरीर में संतुलन किस चीज़ का नहीं बन पा रहा है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए डायलिसिस आपको एडवाइस की जाएगी। ठीक है, डायलिसिस कई बारी 2 तरीके के होते हैं जो हम इंडिया में कॉमन सेटअप करते हैं। एक होता है कि हीमोडायलिसिस, जो कि ब्लड के रास्ते हम डायलिसिस करते हैं। दूसरा होता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस, जो कि 24 घंटे एक बच्चे में चलता रहता है। अच्छा। कई पेरेंट्स कंफर्टेबल होते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस में क्योंकि उनके लिए सेंटर एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये घर पे हो जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस? हाँ जी, ये घर पे हो जाता है। हम पेरेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, पेरेंट्स इसको अपने आप से रेगुलेट करते हैं। इसमें ना डिपेंडेंसी कम हो जाती है। और फिर इन्फेक्शन प्रोन नहीं होगा, मतलब डर नहीं रहता है घर में आप अगर करें तो? देखिए कई बारी इन्फेक्शन के चांसेस तो होते हैं, बट कई बारी पेरेंट्स इतने ज़्यादा, पेरेंट्स के लिए यार उनके बच्चे की लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो पेरेंट्स इतने ज़्यादा ट्रेन हो जाते हैं कि हमने 17 साल लोगों को पेरिटोनियल डायलिसिस करते देखा है एंड बहुत अच्छे से करते हैं पेरेंट्स। कई बारी तो वो आके हमको खुद ही बताते हैं कि मैडम देखो साइकिल हमने ऐसे किया तो ये ऐसे हो गया। तो एक होता है कि केयर गिवर को मोटिवेटेड रखना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरा होता है हीमोडायलिसिस, जहाँ पे हम ब्लड के थ्रू डायलिसिस करते हैं। कई बारी कई सेंटर्स, जहाँ इंडिया के कई ऐसे भी जगह हैं, गांव हैं, जहाँ पे ये सेंटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। इस सिचुएशन में पेरेंट्स के लिए आना एक सेंटर पे और फिर वापस बच्चे को ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये सारे पेरेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं कि आप पेरिटोनियल डायलिसिस घर की सुविधा में कर सकते हैं। अगर हीमोडायलिसिस सेंटर्स अवेलेबल हैं तो हीमोडायलिसिस हर बच्चे के हिसाब से होगा, जो डॉक्टर बताएगा। कई बारी बच्चे को 2 बार लगेगा, हफ्ते में 3 बार लगेगा। अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि आपके बच्चे को डायलिसिस फ्रीक्वेंटली लगेगा तो 4 से 5 बार भी लग सकता है। अच्छा, ठीक है। तो फिर इसके कुछ डायलिसिस के इतनी फियर मॉन्गरिंग क्यों है इसकी? इस डिजीज़ की तो एक फियर मॉन्गरिंग है ही, डायलिसिस की अलग से है। कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होते होंगे ना इसके डायलिसिस कराने के? देखिए अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है हमारे देश में ये चीज़ों को लेके। बड़े तो करवा रहे हैं डायलिसिस, पेरेंट्स ये कहते हैं कि मैडम ये तो बहुत छोटा है, ये कैसे डायलिसिस करवाएगा, ये चिल्लाएगा। एक पेनफुल होता है प्रोसीजर, ठीक है, बट जैसे जैसे आप देखोगे, हम कई बारी हम क्या करते हैं पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि जो और बच्चे डायलिसिस करवा रहे हैं हम उनको उनसे मिलवा देते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक पेरेंट जब डॉक्टर सलाह दे रहा है तो कई बारी पेरेंट्स समझ में नहीं आते हैं। जब कोई और जो उसी चीज़ से जूझ रहा है अगर वो आपको सलाह दे तो आपको शायद वो बात समझ में आ जाती है। तो वो पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं। हमारे पास क्लब्स हैं, ऐसे कई पीडियाट्रिक किडनी पेशेंट के क्लब्स हैं जो पेरेंट्स आते हैं, मीटिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं। फियर मॉन्गरिंग ये इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको लगता है कि इतनी बड़ी मशीन, इतना छोटा बच्चा, क्या ये झेल पाएगा, क्या ये करवा पाएगा, क्या ये हो पाएगा।
ठीक है, हर चीज़ में चैलेंजेस हैं, ठीक है, हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है कभी कभार, बट उस चैलेंज के बियॉन्ड अगर आप देखोगे रिजल्ट और आउटकम, तब आप मोटिवेट हो जाओगे। अच्छा, क्या एडल्ट में तो एवी फिस्टुला बन जाता है, बच्चों में भी बन पाता है वो? देखिए, बच्चों में बनता है डेफिनेटली, बट उसके लिए कुछ एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक क्राइटेरिया मीट करनी पड़ती है। इसलिए जब बच्चे क्रॉनिक मतलब या मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पे आते हैं तो हम हमेशा पेरेंट्स को कहते हैं कि आप एवी मतलब हैंडबॉल एक्सरसाइजेस कराइए, नॉन डोमिनेंट हैंड पे। वो इसलिए क्योंकि जब वहाँ की वेन्स और आर्टरीज थोड़ी मैच्योर होने में एक टाइम लगता है। एक छोटे बच्चे की आर्टरीज और वेन उतनी मैच्योर नहीं होती है कि उसमें एक फिस्टुला बनाया जा सके। जैसे जैसे ये आर्टरीज वेन मैच्योर होती है तब शायद हम एक फिस्टुला बना सकते हैं। फिस्टुला क्या होता है, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं क्या? एक आर्टरी और एक वीन के बीच में एक कॉमन कॉम्बिनेशन हो जाता है। अच्छा, ठीक है, नॉर्मली जब हम क्या करते हैं डायलिसिस, हम एक कैथेटर डालते हैं, ठीक है, जो वेन में जाती है। वही सेम काम ये एवी फिस्टुला करता है, जहाँ से हमें ब्लड निकालना, जब हम डायलिसिस करते हैं ब्लड निकालना ईजी हो जाता है। तो एवी फिस्टुला डेफिनेटली बच्चों में बन सकती है। अच्छा, ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि आप ये बता रहे हैं उससे तो इन्फेक्शन होने के खतरे रहते हैं ना? मोर देन इन्फेक्शन ना, कोई चीज़ अगर फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी डेफिनेटली रिएक्ट करेगी। जब हम ये डायलिसिस कैथेटर डालते हैं तो उसके कई कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे वो कैथेटर ब्लॉक हो जाता है, कई बारी उसकी केयर नहीं हो पाती है, बच्चा है स्कूल जाएगा ही खेलेगा ही, कई बारी वो ट्रॉमेटिकली बाहर आ जाता है, या इन्फेक्शन हो जाता है, या उस तरफ की नसें ब्लॉक हो जाती है, अंदर इन्फेक्शन चला जाता है नहाते टाइम। तब हम ऐसे बच्चों को कहते हैं कि, और लंबे तरीके से अगर आपको डायलिसिस कराना ही है तो एक एवी फिस्टुला बनवा लीजिए, उससे इजी हो जाता है। ठीक है, हर बार हमें वो ब्लड निकालना डालना वो बहुत इजी हो जाता है, और इट इज़ नॉट वेरी पेनफुल, इट इज़ नॉट एट ऑल पेनफुल इन फैक्ट। अच्छा, फेयर मॉन्गरिंग से ही जुड़ा एक सवाल था कि अब इसका ट्रीटमेंट आप बता रहे हैं कि ये डायलिसिस है और ट्रांसप्लांट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव मौजूद हैं कि जहाँ लोग जाते हैं, कोई काढ़ा पिला रहा है, कोई कुछ दवाइयाँ दे रहा है, ये कितना नुकसानदायक है, ये ज़रा समझा दीजिए लोगों को। देखिए, मेरे पास भी पेशेंट्स कई बार ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैडम हमने सोशल मीडिया पे ये देखा है, ये हर्बल एक सिरप है या ये पुड़ियों की दवाई है, इतने दिन का कोर्स करना है, किडनी नॉर्मल हो जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ इन चीज़ों पे मत बिलीव करिए। आप अपने बच्चे के फ़ायदे की जगह और नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो अल्टीमेट है वो डायलिसिस के रास्ते होते हुए हमें ट्रांसप्लांट तक जाना है। कोई ऐसा हर्बल सिरप, कोई ऐसा चूर्ण पाउडर, कोई ऐसी सैशे दवाइयाँ ऐसी नहीं हैं जो किडनी फंक्शंस पूरी तरीके से नॉर्मलाइज कर दे अगर आपकी किडनी कम्प्लीटली डैमेज हो गई है तो। इन सारी चीज़ों पे मत विश्वास रखें, इससे आपके बच्चे का नुकसान और हो रहा है। क्या कभी ऐसा कोई पेशेंट देखा है आपने कि उसका क्रेटिनिन 3 पर हो, 4 पर हो, अभी उतनी किडनी डैमेज ना हुई हो और डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी हो, और वो इन सब चक्करों में उनके पेरेंट्स पड़ गए और तुरंत डायलिसिस पे आ गया हो फिर ये बच्चा? बहुत कॉमन सिनेरियो है, बहुत कॉमन सिनेरियो है। जो मेरे पास कई मैंने देखे हैं ऐसे केसेस कि बच्चे आ रहे हैं, यूरिन आउटपुट भी ठीक है, ठीक है, क्रिएटिनिन ऐसा है कि हम बिना डायलिसिस के काम चला रहे हैं, दवाइयों के ज़रिए हम दवाइयाँ दे रहे हैं, चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। किसी ने उनसे कह दिया कि ये चूर्ण ले लो, ये इससे ठीक हो जाएगा। साल भर के बच्चे साल भर के बाद जब हमारे पास फॉलोअप के लिए वो आ रहे हैं, क्रिएटिनिन 11, 11.5, यूरिन आउटपुट नहीं है। इन बच्चों में डायलिसिस जिनको नहीं भी नौबत पड़ रही थी, अब उन्हें हमें डायलिसिस करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं वही कह रही हूँ बार बार कि इन चीज़ों पे मत विश्वास करिए, आप अपने बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि पता नहीं है उसमें क्या है, उस चूर्ण में हैवी मेटल्स हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें कोई भी कंट्रोल्ड नहीं है, कोई भी कॉम्पोजिशन का अगर आप गारंटी ले रहे हैं उस कॉम्पोजिशन की, कोई नहीं, कोई गारंटी नहीं लेता कि उसमें क्या कॉम्पोजिशन है। वो बेच उस चीज़ से रहे हैं, बट अंदर के कॉम्पोजिशन हैवी मेटल्स है, लिथियम है, ये सारी चीज़ें हैं, आर्सेनिक है, यू डोंट नो। ठीक है, जब आप उसे एनालिसिस के लिए भेजेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो सारी चीज़ें हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक है। वो कई बार आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकती हैं, ठीक है, और इसी से पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि नहीं ठीक हो गया। ठीक है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रही हैं। अच्छा। क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन बहुत ही अनसर्टिफाइड होती है, कोई कॉम्पोजिशन का पता नहीं होता।
अच्छा देखिए, किडनी से ना लोग बहुत पेशाब से लिंक करके भी देखते हैं और पानी पीने से, जैसे हमने बात की अभी। तो किडनी पेशेंट्स को कई बार लोग बहुत पानी पिलाने की एडवाइस भी दे देते हैं, यही नीम हकीम, कि आप खूब पानी पिलाइए, किडनी ठीक रहेगी। ये कैसा मिथ है, और कौन कौन से मिथ हैं इसके साथ आप जो आपको फेस करने पड़ते हैं, ये बता दीजिए। देखिए, पानी पिलाना और किडनी के संबंध में डेफिनेटली अगर आप कहेंगे कि पानी पीने से किडनी ठीक रहती है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं सच है। ठीक है, बेसिकली किडनी का काम है कि फ्लशिंग आउट करना। ओके, अगर आप पानी पिला रहे हैं, कई बार हम भी कहते हैं अपने बच्चों में कि आप पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, स्पेशली उन बच्चों में जिनमें कॉन्स्टिपेशन होता है। वो इसलिए क्योंकि वो बच्चे पानी कम पीते हैं, डाइटरी फाइबर्स का इंटेक कम होता है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, वो यूरिन इन्फेक्शन कहीं ना कहीं होना है। इन बच्चों में हम कहते हैं कि आप पानी थोड़ा ज़्यादा पिलाइए, एटलीस्ट एज के अनुसार 1 से 1.25 लीटर आप पानी पिलाइए। कौन से बच्चे जो किडनी पेशेंट नहीं है उनको कह रही हैं ना आप? हाँ, जो नॉर्मल बच्चे हैं, अच्छा। हाँ, उनको आप पानी पिलाइए। ठीक है, सॉल्ट इंटेक कम रखिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। अगर आपकी किडनी ऑलरेडी फेल है, ठीक है, क्रिएटिनिन ऑलरेडी 12 है, सूजन आ रही है, उनमें आप नहीं कह सकते कि आप पानी पिलाओ आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। वो दौर गया, वो टाइम गया जब आपकी किडनी पानी पीने से रिवर्स हो जाती। ठीक है, अब वो टाइम नहीं है। अच्छा, अगर कोई ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहा है, तो ज़रा इसको समझा दीजिए कैसा प्रोसीजर होता है। आपने इतना तो बताया कि 2 तरह के लोग जो है डोनेट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ स्पैन क्या होता है उस किडनी का, और ये प्रोसीजर कितना इजी है, कितना जटिल है, भी बता दीजिए। देखिए, प्रोसीजर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है डेफिनेटली, बट आजकल यहाँ पे आपको हेल्प इज़ अवेलेबल। ठीक है, आपको हर जगह हेल्प अवेलेबल है, मेडिकल हॉस्पिटल्स में कह लीजिए, डोनेशंस के लिए कह लीजिए, हर जगह अवेलेबल होता है। बेसिकली क्या करते हैं, हम स्क्रीन करते हैं बच्चे में और जो भी डोनर है, ठीक है, इनमें ब्लड ग्रुपिंग, इन्फेक्शंस के लिए, किडनी के फंक्शनिंग्स के लिए, ये बेसिक कुछ टेस्ट होते हैं जो हम स्क्रीन करते हैं डोनर में कि और हम इसे मैच करते हैं। ठीक है, अगर ये मैच संभव है, पॉसिबल है, तब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कि फंड्स जमा करते हैं पेरेंट्स और बाकी सारे टेस्टिंग्स जो होती हैं जो एक मैंडेटरी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए चाहिए, वो सारी हम स्टार्ट कर दीजिए। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है, बट इससे घबराइए नहीं। ठीक है, दिस इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, बट आउटकम इज़ वेरी गुड। डेफिनेटली अगर आपका ट्रांसप्लांट हो जा रहा है, बच्चे में ट्रांसप्लांट हो जा रहा है, तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसका यूज़ आपको लंबे तरीके से, या मे बी कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म यूज़ हो सकता है। इसे बेसिकली हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं मेडिकली। जो बॉडी में बाहर की किडनी आई है, वो बॉडी में उसे रिजेक्ट ना कर दे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके लिए फॉरेन बॉडी है, तो वो उसके लिए रिजेक्शन रेट कम करने के लिए हम उनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रखते हैं, जो कि कई बारी लंबी चलती हैं। उन्हें हम कुछ एहतियात देते हैं कि आप इन्फेक्शन से प्रिवेंट करिए, यूरिन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, आप कहीं क्राउडेड प्लेसेस में ना जाइए। ठीक है, ये सारी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो वो लेते हैं। हालांकि ये फिर कैसे मैनेज होता है, ये तो थिन लाइन है ना, कि आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे रहे हैं और बॉडी की इम्यूनिटी कम है ताकि उसको रिजेक्ट ना करे किडनी को, लेकिन बहुत कम हो गई तो दूसरे इन्फेक्शन भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली, तो वो तो होता ही है, कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन तो हर प्रोसीजर में होता ही है। ठीक है, कि सेकेंडरी इन्फेक्शन लग रहा है, कई बारी वो किडनी भी इन्फेक्ट हो जाती है, बट इसका ये बहुत रेयरली होता है। ठीक है, तो इससे हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि हर प्रोसीजर में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन है, तो हम वो कॉम्प्लिकेशन सोच के हम प्रोसीजर ना करें, इससे डीमोटिवेट मत होइए। और जो लोग गूगल करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट कितना दिन जो है चलता है, कोई आपके पास है कि कितने साल तक, अगर माँ ने किडनी दी है, पिता ने दी है, तो कितने साल तक किडनी आप जो है ट्रांसप्लांट किडनी चल सकती है? अगर बच्चे की बीमारी जैसे कैकुट वगैरह में है, ठीक है, अगर सेकेंडरी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये किडनी का जो स्पैन होता है वो आराम से 30 to 35 ईयर्स नॉर्मली हो सकती है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। अगर इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं, तब डेफिनेटली वो किडनी रिजेक्ट हो जाएगी। बार बार इंजरी हो रही है, अगर आप सेकेंडरी किडनी में भी कर रहे हो, मतलब ग्राफ्ट किडनी में, तब वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपने मैचिंग की बात की, तो आम लोगों के दिमाग में ये भी मिथ है, या सच भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, कि अगर ब्लड ग्रुप सेम है तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, उनकी किडनी आपको मिल सकती है, ले सकते हैं। ऐसा सेम होता है कि कुछ और मैचिंग होती है इसमें? देखिए, ब्लड ग्रुपिंग बहुत
प्राइमरी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुपिंग कंपैटिबिलिटी बहुत प्राइमरी होता है। इसके अलावा भी हमें कई सारी मैचिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जो कई बारी ब्लड ग्रुपिंग मैच होने के बावजूद अगर दूसरी मैचिंग में क्राइटेरिया फिट नहीं होता है, तब वो हम ज़रूरी नहीं है कि हम उसी चीज़ से लें। बट आजकल मेडिकली हम इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि हम ABO इनकम्पैटिबल ग्रुप्स को भी मैच ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव मेडिसिन्स, वी हैव टेक्नोलॉजीज दैट आर वी आर डूइंग दैट, वी आर डूइंग इट इन आवर ओन कंट्री। मतलब अलग ब्लड ग्रुप है तब भी आप डेफिनेटली ट्रांसप्लांट हो स्वैप सकता है। ट्रांसप्लांट्स, ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट्स, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है। स्वैप में क्या है कि किसी और की किडनी आप किसी और को लगाते हैं, फिर उनकी अगर ब्लड ग्रुप मैच कर गया तो वो एक्सचेंज करते हैं। में देयर आर ग्रुप ऑफ डोनर्स एंड ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट्स, ठीक है। कई बारी वो पॉसिबल नहीं होता है कि एक रिलेटिव या एक मदर अपने ही बच्चे को किडनी दे पाए, तो ऐसे 2 ग्रुप्स होते हैं, तो वो स्वैप कर लेते हैं कि इसकी इसमें और उसमें, ऐसे तो वो स्वैप हो जाता है, तो वो दोनों का भला हो जाता है। तो इट इज़ पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। मेडिकली आपको थोड़ा सा एस्टॉनिशिंग लग रहा होगा, बट ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। बेसिकली द अंडरलाइन थिंग इज़ कि रीनल ट्रांसप्लांट के लिए मोटिवेटेड रखना है, ठीक है। बिकॉज ट्रांसप्लांट के बाद जो लाइफ है वो आपका बच्चा, उसका एक मौका आपके बच्चे को मिलना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके बच्चों का ट्रांसप्लांट हो चुका होगा और कई साल गुजर गए होंगे, तो किसी अगर ट्रांसप्लांटेड पेशेंट की किडनी दोबारा से अगर ख़राब होती है तो दोबारा सेकंड ट्रांसप्लांट हो सकता है कि नहीं? सेकंड ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, बट हमारे इसमें वैसे ही डोनर्स बहुत कम है, ठीक है। एक कॉमन पूल का जो डोनर होता है, डिसीज डोनर कॉमन पूल, वो बहुत ही कम है, ठीक है। बिकॉज ऑर्गन डोनेशन के लिए बहुत कम रजिस्ट्रेशंस होते हैं, तो दोबारा उसी इंसान को मौका मिलना तो बहुत ज़्यादा मतलब लकी नहीं, बहुत ज़्यादा लकी होना होता है उससे, ठीक है। और क्या डोनर को कोई समस्या आती है किडनी देने के बाद, डोनेट करने के बाद? देखिए, 1 किडनी एनी विच वेज इज़ इनफ टू सर्वाइव। अगर आपकी किडनी हेल्दी है, आपने एक किडनी अपनी डोनेट कर दी, तो आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल रह सकते हैं एक किडनी पे, डेफिनेटली। इनफैक्ट अगर कई बच्चों में हमने ये भी देखा है ना कि अगर एक ही किडनी डेवलप होती है पैदाइशी, एक किडनी बनती ही नहीं है, तो हम ऐसे पेरेंट्स को हताश नहीं करते कि भाई नहीं तुम्हारा बच्चा नहीं रहा। बहुत नॉर्मल लाइफस्टाइल वो जी सकता है। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि छोटे मोटे प्रिकॉशंस हैं, वो आप फॉलो करिए, नॉर्मल हेल्दी लाइफ आप सस्टेन कर सकते हैं, डेफिनेटली। तो इसके अलावा आप कुछ अगर जोड़ना चाहें तो? देखिए, मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे में कोई भी किडनी की समस्या लग रही है, तो प्लीज़ मेडिकल एडवाइस ज़रूर लें, ठीक है। हमारे पास आज ऑलमोस्ट हर चीज़ की ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस अवेलेबल है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितनी जल्दी हम कोई चीज़ की जानकारी रखें या उसे डायग्नोस करें, ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस या आउटकम जिसे आप कहते हैं, वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। कोई चीज़ का अगर पता ही हमें बहुत देर लग रहा है तो हमारे पास मौका बहुत कम रहता है, हमारे पास समय बहुत कम रहता है। इसलिए मैं पेरेंट्स से यही बार बार एडवाइस करती हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ लग रही है तो प्लीज़ 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 पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। मेडिकल साइंस आजकल इतना सिंप्लीफाई हो गया है कि पेरेंट्स को आजकल डोर टू डोर केयर अवेलेबल है, तो प्लीज़ डेफिनेटली। शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू। तो डॉक्टर नेहा से हमने जाना कि अगर अर्ली सिम्टम्स पकड़ में आते हैं तो इसका ट्रीटमेंट आसान हो सकता है। डायलिसिस से डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही घबराने की ज़रूरत है ट्रांसप्लांट से। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए एक्सपर्ट के साथ। शुक्रिया।